मिनी और यस, एक्चुअली आधे पार्ट की ना रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, जो अभी हुआ वो मैंने गलती से उसे रीस्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग को। ठीक है। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये वाला कोड जो मैंने भेजा था, इसको देखा आप लोगों ने? सो जल्दी से देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, जब भी कोई लूप चलता है, ठीक है, तो फॉर लूप में सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, फिर होती है कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप के अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज बाहर। ठीक है, तो कंडीशन से ट्रू होते लूप के अंदर एंटर किया। आई की वैल्यू पहले जीरो थी, जीरो क्या कम है फोर से? हाँ, लूप के अंदर एंटर किया, प्रिंट किया जीरो। फिर आई प्लस प्लस, आई की नई वैल्यू कितनी हुई? वन। फिर कंडीशन चेक वापस। ठीक है, वन क्या कम है फोर से? हाँ, ट्रू होते फिर से लूप के अंदर एंटर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करेगा वन, फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ ऐसे चलती जाएगी जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर। तो जीरो वन टू थ्री, जैसे ही फोर हुआ तो फोर क्या कम है फोर से? नहीं, लूप से बाहर। ठीक है, इस तरीके से काम चलता है इसमें। लूप ब्रेक हो गया तो मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग होता है। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? स्टार्टिंग हुई 10 से, आई की वैल्यू जब तक बड़ी है जीरो से तब तक आई की वैल्यू प्रिंट करते रहो और एक एक कम करते रहो। तो 10 9 8 7 ऐसे करते 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 1 तक। जैसे जीरो आया तो जीरो क्या कम है जीरो से? नहीं, फॉल्स, फॉल्स पाते लूप से बाहर। सेम चीज़ इसमें भी है। ठीक है, ये इसका आउटपुट क्या होगा? ये चलेगा ही नहीं सर। चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, चलो अब आते हैं वाइल पे। स्कैनर बनाया, एक वेरिएबल लिया लेन, उसकी वैल्यू जीरो दी। ठीक है, यूजर से एक नंबर पूछा। ठीक है, मान लो यूजर ने दिया 153। ठीक है, तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो यूजर नंबर दे रहा है, ठीक है, वो हमें बताना है कि कितने डिजिट का है। ठीक है, और इसे लॉजिक से करना है, इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करने। ठीक है, सो हमने क्या किया, यूजर से नंबर मांगने के बाद हमने एक कंडीशन लगा दी। ठीक है, हमने कहा वाइल जब तक नम की वैल्यू बड़ी है जीरो से तब तक ये काम करते रहो। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम मान ले रहे हैं कि जो यूजर है, उसने दिया 153। ठीक है, 153। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लूप के पहले स्टेप में 153 क्या जीरो से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। ठीक है, तो लूप के अंदर आया, लेन नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्लस प्लस की कितना हो गया? 1। ठीक है, मैंने बोला नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो 153 डिवाइड बाय 10 कितना होगा? हाँ, 15.3। ठीक है, ये होगा।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को इंटीजर में स्टोर कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, तो डेसिमल हट जाएगा, तो कितना बचेगा, ओनली 15। अब लूप के अगले स्टेप में 15 क्या 0 से बड़ा है, हाँ, 15 को वापस से डिवाइड करो 10 से, 1.5, फिर से एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करो, 0.5 हटेगा, ठीक है। फिर 1 क्या बड़ा है 10, सॉरी 0 से, हाँ, तो 1 डिवाइड बाय 10, 0.1, तो 0.1, तो 0.1 हट गया, ठीक है। अब कितना बच गया, 0, 0 क्या बड़ा है 0 से, नहीं, लूप यहीं पे फिनिश। ये लूप कितनी बार चला है, और जितनी बार लूप चला है हमने लेन नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्लस प्लस की है, तो लेन की वैल्यू कितनी होगी, एग्जैक्टली रन 153, रेंज से बाहर चला गया होगा, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या मैंने कोई इनिशियलाइजेशन की, नहीं, कोई मैंने जो है क्या कहते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, नहीं, नम के साथ इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो वाइल को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन चाहिए होती है, हाँ, एक तरीके से तीनों काम हुआ है, ठीक है, क्योंकि हाँ यूजर से वैल्यू मांगी गई है, ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, और ये इसकी वैल्यू कम कर रहा है, तो इसका मतलब ये आइटरेशन है। तो हो तो तीनों ही रहा है एक तरीके से, लेकिन ये बोला जाता है कि वाइल, ठीक है, सिर्फ कंडीशन के बेस पे चल जाता है। अगर मैंने लिख दिया वाइल ट्रू डू दिस इनफिनिट वाइल लूप, ठीक है, ये तो हमने अपनी मर्जी से लॉजिक लगाया है ना, वाइल को चलने के लिए सिर्फ कंडीशन चाहिए, ये वाला लॉजिक, हाँ, पहले एक कंडीशन चेक, लूप के अंदर आया लेन प्लस प्लस, फिर नम डिवाइड बाय 10, 15.3 मतलब 15.3 डिवाइड बाय 10, 15, ठीक है। तो ये नम में ही स्टोर किया गया, और नम का टाइप क्या है, इंट, तो पॉइंट वैल्यू हट गई, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। और अगर आपको एक्सप्लिसिटली रोकना है तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज कर लो, कंटिन्यू, ब्रेक, वापस से पहले उस पर कंडीशन पे, हाँ, इनिशियलाइजेशन ध्यान रखना ओनली वन टाइम होता है, फॉर लूप में भी इनिशियलाइजेशन एक ही बार हो रहा था ना, तो इनिशियलाइजेशन ओनली वन टाइम होता है, ठीक है। तो ये है वाइल लूप, हाँ, सिर्फ काउंट करने के लिए कि कितनी बार लूप चला, कोई दिक्कत नहीं है, काउंट फिर भी करता, चलो। ये क्या है, ठीक है। तो वो वाइल था, वाइल को चलने के लिए सिर्फ कंडीशन चाहिए थी, ठीक है। अब अगर कंडीशन गलत होती तो चलता ही नहीं, जस्ट लाइक फॉल्स फॉर, ठीक है। अब बारी आती है डू वाइल की, ठीक है। चाहे कंडीशन सही हो या गलत, एटलीस्ट वन टाइम चलता ही चलता है,
ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लॉजिक लिखा है, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया चॉइस, ठीक है, मैंने डू वाइल लगाया, ये डू है, डू के बाद वाइल, ठीक है, तो मैंने कहा ये काम करते रहो जब तक चॉइस की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है, जब तक चॉइस की वैल्यू 0 नहीं है तब तक ये काम होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है। रन किया मैंने, क्या कोई कंडीशन चेक हुई? नहीं, क्योंकि चॉइस तो खाली है अभी, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो वाइल डू वाइल को चलने के लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये एक साथ है, डू वाइल एक साथ है, वाइल की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको चलने के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो ये चल गया ना, चॉइस पूछ रहा है, अगर मैंने चॉइस दे दिया 5, यू चूज्ड 5, ठीक है, फिर से चॉइस मांग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, मीन सॉरी ट्रू है, चॉइस क्या 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ट्रू पाते ही वापस से ये चला, ठीक है, फिर से कोई दूसरी चॉइस दो, फिर से, अब वही था, अब दिया मैंने 0, यू चूज 0 और यहाँ पे देखो टर्मिनेटेड लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो ये है डू वाइल। अगर कंडीशन गलत भी है, मान लो कंडीशन गलत है, फिर भी एटलीस्ट 1 स्टेप चलेगा, टर्मिनेटेड लिखा हुआ है, कौन सा वाला समझा नहीं? हाँ ये चलेगा, चाहे कंडीशन गलत ही क्यों ना हो, तो क्या हुआ, मैंने फिर भी फॉल्स दिया है ना, फॉल्स मतलब खुद से दे दिया, हाँ, तो ये कंडीशन गलत है, हाँ, हमने कंडीशन शुरू में ही बता दी कि फॉल्स ही होगी, हम मैनुअली डाल दिया, तो डू वाइल, ठीक है, ये काम करता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो, ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई भी तो एटलीस्ट 1 स्टेप चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी तरह है, पहले काम करता है फिर सोचता है सही किया या गलत किया, अगर सही किया तो बार बार रिपीट करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, अगर गलत किया तो आगे नहीं करेगा, लेकिन एक बार तो कर दिया, ठीक है, तो ये डू वाइल है। ये लूप वैसे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अगर इसकी बात करो तो सिर्फ ये लूप ऐसे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to 9, ठीक, बाय डिफॉल्ट हमने बोला है कि ये लूप 0 to 9 चलेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ i डबल इक्वल टू 5, अगर i की वैल्यू 5 हुई तो लूप को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, सेव, स्किप नहीं, वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर चला जाएगा, हाँ, तो ब्रेक का मतलब लूप से बाहर, मैंने बोला यहाँ पे कि अगर i की वैल्यू 2 हुई, 5 हुई या 8 हुई तो जो स्टेप है वो स्किप कर दो, अब नीचे का कोड नहीं चलेगा, यहीं से अगले स्टेप पे चला जाएगा, जहाँ पे उसे कंटिन्यू मिला अगले स्टेप पे चला जाएगा, नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो ना 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 2 ना 5 ना 8, हाँ उसी को स्किप कर रहा है,
ठीक है, तो ये क्या है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सेव। तो ये कंटिन्यू और ब्रेक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो देखो अभी हमारा एक लूप और बाकी है। ठीक है, फॉर ईच। ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं देखा जा सकता, उसको करने के लिए एटलीस्ट एक एरे वगैरह चाहिए, कोई ना कोई कलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सी में आप लोग एरे कैसे बनाते थे, सी या सी प्लस प्लस में इस तरीके से। ठीक है, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है उसका साइज बता दिया। बट जावा में ये चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है, जावा के अंदर एरे का साइज पहले से डिफाइन करना ऐसे अलाउड नहीं है। जावा अपनी मेमोरी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो पहले से वो 5 जो है ब्लॉक इंटीजर टाइप के ब्लॉक की मेमोरी नहीं देगा वो। ठीक है, उससे चाहे वैल्यू चाहिए या फिर अच्छे से डिफाइन करो जावा वाले तरीके से, ये वाला तरीका नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एरे डिफाइन कर रहे हैं। मैंने बोला एक एरे है मेरे पास इंटीजर टाइप का एरे। ठीक है, जिसके अंदर ये वैल्यूज होंगी। ठीक है, एरे क्या होता है, होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड एट कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन इन मेमोरी। ठीक है, तो एरे जो होता है वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन पे उसके अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो स्टोर होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक एरे बना दिया ARR। ठीक है, इसके अंदर ऑटोमेटिक 10 जो है 0th इंडेक्स पोजीशन पे चला गया होगा। ठीक है, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40, 4 पे 50। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, सेव एंड रन। ठीक है, एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जब भी किसी एरे में प्री डिफाइंड वैल्यू देनी है तो इस तरीके से दे सकते हो। तो वो वैल्यू के हिसाब से काउंट करके अपने आप इस ARR को उतनी मेमोरी दे देता है। ठीक है, उतनी मेमोरी दे दे रहा होगा। तो यहाँ पे 2 2 4 5 एलिमेंट है। ठीक है, इंट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट्स। ठीक है, तो 4 × 5 20, तो 20 बाइट की मेमोरी इस ARR ने कंज्यूम की है। तो ARR को 20 बाइट की मेमोरी मिली है। ठीक है, और 20 बाइट एक साथ 20 बाइट नहीं होगी, उसके अंदर भी सेक्शंस हैं 4 के। ठीक है, तो 4 बाइट के 5 ब्लॉक, तो 4 5 जा 20। ठीक है, तो 20 बाइट इस ARR को मिली है। ठीक है, चलो तो ये तो था प्री डिफाइन, हमने इसमें मेमोरी असाइन कर दी और वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब जो जावा है, जावा सपोर्ट करता है रन टाइम पे मेमोरी को प्रोवाइड करना एरे के अंदर। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एक एरे। ठीक है, हाँ जी, एरे का नाम है ये कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने डिक्लेयर किया कि भाई मेरे पास एक एरे होगा फ्यूचर में जिसका नाम है ARR, लेकिन मैंने अभी इसको कोई मेमोरी नहीं दी, कोई भी साइज वगैरह नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि एक एरे है इंटीजर टाइप का। ठीक है, अभी कोई मेमोरी इसके पास नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नल को पॉइंट कर रहा होगा अभी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हमने रन टाइम पे, अब रन टाइम पे इसको मेमोरी प्रोवाइड की। ठीक है, मैंने बोला ARR इक्वल टू न्यू होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, जैसे C या C++ में कैलॉक, मैलॉक, रीअलॉक, फ्री पढ़ा होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो जो न्यू है वो डायनेमिकली मतलब कि रन टाइम पे मेमोरी को प्रोवाइड करा रहा है।
ठीक है। तो न्यू, ये मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए रन टाइम पे कितनी मेमोरी प्रोवाइड करानी है और किस हिसाब से प्रोवाइड करानी है। इंट स्क्वायर ब्रैकेट 5, तो इंट कितने बाइट का होता है 4, और कितने साइज देना है 5, तो 4 इंटू 5 20 बाइट्स, तो 4 बाइट के 5 ब्लॉक, ठीक है। ये दे देगा किसको, ARR को, ठीक है। तो इस तरीके से हम रन टाइम पे किसी एरे को वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं, मेमोरी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। अब जावा सपोर्ट करता है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है अलग अलग पोजीशंस पे। आप चाहे तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ऊपर जो काम मैंने 2 लाइन में किया सेम काम 1 लाइन में, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है चाहे वेरिएबल नेम के जस्ट बाद लगाओ, वेरिएबल नेम से जस्ट पहले लगाओ, ठीक है, और डेटा टाइप के जस्ट बाद लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जावा को, ठीक है। वेरिएबल नेम के बाद, वेरिएबल नेम के पहले, डेटा टाइप के जस्ट बाद। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है, डेटा टाइप के जस्ट बाद, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या हो रहा है, एक एरे बनाया, ठीक है, फिर हमने इसके अंदर ये मेमोरी एंड वैल्यू दोनों इनिशियलाइज कर दी। न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट में वैल्यूज दे दी, तो अपने आप काउंट कर लेगा 4, तो 4 इंट टाइप मतलब 4, तो 4 4 16, तो 16 बाइट ARR को मिल जाएगी और ये वैल्यू भी है उसके पास। अगर ये नहीं लिखते फिर भी हो जाता, ठीक है, जैसे ऊपर किया था। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये चीज़ ना रन टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी, एंड्रॉयड वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा, ठीक है। जब भी आपको वन टाइम यूज़ करना हो ना एरे को, तो ये वाला तरीका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है, एंड्रॉयड वगैरह में बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ होता है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ ध्यान रखो, जो एरे है, ठीक है, एरे जो है एक तरीके का क्या है, ऑब्जेक्ट है। एरे इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरनली, ठीक है, और ये भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट क्लास है, ये देखो क्या लिखा है, क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ द क्लास हायरार्की, एवरी क्लास हैज ऑब्जेक्ट्स एज अ सुपर क्लास, ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एरेज implements the method of this class। तो बताओ, तो एरे भी इंटरनली एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक एरे है मेरे पास, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू निकाल रहे थे 0 1 2, ठीक है। किसी एरे को अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट कराऊं तो क्या आएगा, उसका मेमोरी एड्रेस, या आप बोल सकते हो उसका हैश कोड, ठीक है। तो मेरे को पूरा एरे प्रिंट कराना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक एक करके इंडेक्स लिखता रहूंगा 0 1 2 3 4। अगर 1000 एलिमेंट हुए तो कौन लिखेगा बैठ के, नहीं लिखेंगे ना। सो लूप लगाओ, ये लूप जावा में पॉइंटर नहीं है, प्रिंट तो करवाना ही पड़ता, ये पाइथन नहीं है, ठीक है। चलो सो एक एरे है, ठीक है, लूप लगाया, 0 से लेके, आप चाहो तो मैन्युअली यहाँ पे साइज लिख सकते हो, अदरवाइज एरे के अंदर एक इनबिल्ट वेरिएबल होता है लेंथ, किसी भी एरे की लेंथ बताने के लिए, ठीक है। सो 0 से लेके एरे की साइज तक वो चलेगा। एरे की लेंथ कितनी है इसमें, 4 है, 4 ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे रन टाइम पे 4 लिखा हुआ आएगा,
तो अगर 4 आ जाएगा तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 to 3। 0 से 3। ठीक है, तो पहले स्टेप में आई की वैल्यू 0, 0 क्या कम है 4 से? हाँ, लूप के अंदर एरे की 0th इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो एरे की 0 पे कितना 10, फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, 1 क्या कम है 4 से? हाँ, ठीक है, तो एरे की 1th इंडेक्स पोजीशन, फिर अगले स्टेप में 2 3 फिर 4, खत्म काम। ठीक है, लेकिन ये जो सिंटेक्स है कुछ ज़्यादा ही बल्कि लग रहा है मेरे को। दिस इज कॉल्ड इनहेरिट फॉर लूप और यू कैन से फॉर ईच लूप। ठीक है, ये क्या करेगा, एरे को एक तरीके से आप लोग एक ड्रम मानो। ठीक है, और इस वेरिएबल को एक तरीके से एक बाल्टी मानो। ठीक है, तो एक ड्रम है, मान लो 100 लीटर का है, उसमें पानी भरा हुआ है और आपको मैं एक बाल्टी दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ उस ड्रम को खाली करो, क्या स्टेप्स होंगे? एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, एरे में जो भी वैल्यूज पड़ी है, कितनी वैल्यू पड़ी है? 4। तो पहली वैल्यू निकाली, ई में डाली, प्रिंट किया, ई को यूज किया। ठीक है, फिर लूप के अगले स्टेप में एरे में से अगली वैल्यू निकाली ई में, फिर ई को प्रिंट किया, फिर एरे में से अगली वैल्यू निकाली, ई में डाला, प्रिंट किया। तो ऐसे करते करते ये अपने आप जितने एलिमेंट मौजूद है एक एक करके सबको आइटरेट कर देगा। खत्म काम। अब ये वाला लूप ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में या ये वाला? नीचे वाला। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आप इंडेक्स कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें इंडेक्स कंट्रोल सारे ही होंगे, सारे ही आइटरेट होंगे। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा इसमें है, तो अपनी मर्जी से चुनना किस जगह पे किसकी नीड पड़ रही है। ठीक है, किस सिचुएशन में कौन से लूप की नीड पड़ रही है। वेरिएबल का नाम है वो कुछ भी दे दो और यहीं पे डायरेक्ट डिक्लेयर कर दो। हाँ, जावा में लूप के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो लाइक दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर के अंदर ओनली। ठीक है, तो ये आपका लूप्स थे और 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 1D लूप हुआ है समझ लो, नॉर्मल लूप और 1D एरे। ठीक है, अभी नेस्टेड लूप बचा हुआ है और 2D एरे बचा हुआ है। फिर उसके बाद हमें ऊप स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो हम जो है नेक्स्ट सैटरडे से करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। एक क्वेश्चन है प्लीज। हाँ बताइए। सो ऊपर जो हमारा ARR एरे है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं 10 20 30 40 वो तो इंट टाइप की हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट। हाँ हाँ, तो फिर हम लाइन नंबर 82 में कह रहे हैं एयर इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये कैसे ट्रू है? देखो एक्चुअली जावा के अंदर कॉन्सेप्ट होता है एक रैपर क्लास का। ठीक है, ठीक है, जावा के अंदर कॉन्सेप्ट होता है एक रैपर क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो एरे को बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया है कि प्रिमिटिव टाइप अगर आ रही है तो ये प्रिमिटिव की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, इन्होंने इंटरनली जो है हर तरीके की वैल्यू को कैप्चर करने के लिए एक रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट बना रखा है। ठीक है, आपको दिख जरूर रहा है कि प्रिमिटिव ही है और आप यूज करोगे तो प्रिमिटिव ही मिलेगा, लेकिन इंटरनली इन वैल्यूज को कैच करने के लिए इन लोगों ने रैपर क्लास के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रखे हैं। ठीक है, रैपर क्लास का मतलब ये है जितने भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं इन सब से रिलेटेड एक क्लास जो है जावा के अंदर अवेलेबल है। इंटीजर एक क्लास है, ये दिख रहा है, द इंटीजर क्लास इज द java.lang wrapper class for values of the primitive type int. An object of type integer contains a single field
whose type is int। तो जावा के अंदर हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड रैपर क्लास बनी हुई है। ओके ठीक है, तो इंटरनली वो रैपर क्लास से काम कर रहे हैं। ओके, इसीलिए इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हाँ, है। वो है इंटरनली ऑब्जेक्ट ही, लेकिन वो कैप्चर सब कुछ कर सकता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।